आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोर्चुगल वीज़ा ऑप्शन के बारे में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूट है। वो है पोर्चुगल का D7 वीज़ा। Hola meus amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में, और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं D7 पोर्चुगल वीज़ा के बारे में, जिसके बारे में मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ लोगों को अभी कुछ कन्फ्यूजन है और एक मिथ भी है कि क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, क्या ये अभी भी वैलिड है या नहीं है। और इसमें बहुत सारे रिजेक्शन भी होते हैं बहुत ही छोटी मिस्टेक्स की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, आपको बताऊं कि ये किन लोगों के लिए है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में हम ये सब एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि D7 वीज़ा किन के लिए है। कहने को कहा जाता है D7 वीज़ा को रिटायरमेंट वीज़ा, बट ये सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए भी है जो अपना पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी रेंटल दिया हुआ है, या फिर कहीं FD से पैसा आ रहा है, या कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ से आप इनकम जनरेट करते हैं, तो ये वीज़ा की दो कैटेगरी है। वन इज़ रिटायरमेंट एंड पेंशनर और दूसरी है पैसिव इनकम। तो रिटायरमेंट का क्या है, अगर आप रिटायर हो गए हैं और आपका पेंशन आता है तो उस केस में आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पैसिव इनकम कर रहे हैं तो उस केस में आप कर सकते हैं। ये दो मेन कैटेगरीज हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को इस वीज़ा से रिलेटेड कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि कुछ वीज़ा से रिलेटेड चेंजेस हुए थे इमिग्रेशन से रिलेटेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वीज़ा जैसे पहला था वैसे ही अभी है। मेनली इस वीज़ा में तो क्या, किसी भी और वीज़ा में कोई चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट जो जॉब सीकर वीज़ा था उनको उसमें करने का कहा था कि वो प्रोफेशनल हाईली स्किल्ड लोगों के लिए रहेगा, और उसमें अभी कोई अपॉइंटमेंट भी काफ़ी टाइम से ओपन नहीं है। तो ऐसा कुछ और किसी भी वीज़ा में नहीं है। कंट्री सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि जो इलीगल एंट्रीज़ है वो ना हो, और दूसरा जो टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आते हैं उसके बाद यहाँ पर आकर कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी अवॉइड हो। आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली D वीज़ा के साथ में आएँ, या जो भी आपका पर्पज़ है। अगर आप टूरिस्ट आ रहे हैं तो एज टूरिस्ट ही आएँ और उतना ही टाइम रुकें। अगर आप यहाँ पर बिज़नेस के लिए आ रहे हैं तो आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें। स्टार्टअप के लिए आ रहे हैं, स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करें। अगर D7 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इनकम, पैसिव इनकम के लिए एज रिटायर्ड, आप कंट्री में एंजॉय करना चाहते हैं अपना रिटायरमेंट, तो वो वीज़ा अप्लाई करें। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो एज रिटायर्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको दिखाना होता है अ प्रूफ दैट यू आर रिटायर्ड। उसके अलावा आपको 3 आपकी जो पेंशन्स आ रही हैं, लास्ट 3, वो आपको शो करना होगा। और ये जो अमाउंट है वो मेक श्योर करना होगा कि जो 2026 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अभी की जो बेसिक इनकम है उसके हिसाब से हो। तो अभी की बेसिक इनकम है 920 यूरोज़। अगर आप नेक्स्ट ईयर करते हैं तो उस टाइम का जो बेसिक इनकम होगा आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको शो करना होता है कि आपके पास 12 महीने का ये अमाउंट है, जो महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो 920 एंड मल्टीप्लाई टू 12, तो इतना अमाउंट यानी कि 11,040 यूरो आपके यूरो में होना चाहिए। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये अमाउंट आपको यूरो में शो करना होता है। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, और बहुत सारे बैंक्स आपको बिना एज रेजिडेंट बैंक अकाउंट ओपन करने नहीं देते हैं। कुछ बैंक हैं जिसमें काइशर जराल है जो शायद आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप वो एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे तो वाइज अकाउंट में भी आप आपका आईबैन होता है, आप यूरो में अमाउंट दिखा सकते हैं, बट कॉन्सुलेट के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो ये एक इस वीज़ा में ट्रिकी पार्ट है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं अप्लाई करने से पहले। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो अगर आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं तो अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है तो वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, आपका टैक्स रिटर्न, और वो अमाउंट जो आप जनरेट करते हैं वो आपको दिखाना होगा कि आपके बैंक में रिसीव हो रहा है, तो उसका बैंक स्टेटमेंट। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से आप जनरेट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का वो प्रूफ दिखाना होगा, और वो
लास्ट आपका 3 से 6 महीने तक का आप उसको दिखा सकते हैं। एंड सेम इसमें भी वही आपको 12 मंथ्स का दिखाना होगा कि आपके पास सेविंग है इन यूरोस। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या फैमिली भी आ सकती है साथ में इस वीज़ा में। तो अगर आप रिटायर एज पेंशनर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप इतना अपना इनकम दिखा सकते हैं तो एटलीस्ट आपके जो स्पाउस है वो आपके साथ में आ सकते हैं। जो पैसिव इनकम है, अगर आप उसमें इनफ फंड्स दिखा सकते हैं कि आपका इतना जनरेट होता है, तो उस केस में आप अपने बच्चे को भी साथ में लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर जैसे और भी फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए कैलकुलेशन अप्लाई होता है, तो वो यहाँ पर भी होता है। जैसे अगर आप आ रहे हैं तो आपका 100% ऑफ बेसिक सैलरी अमाउंट आप जनरेट कर रहे हो। तो अगर आप आ रहे हैं तो 920 आपको शो करना होगा कि आप मंथली जनरेट करते हैं और आपके पास ये रिसीव होता है। और अगर आपके वाइफ आ रहे हैं तो इसका 50% यानी कि 920 का प्लस 50% हम कर देंगे तो 100 + 50। अगर आपके किड्स साथ में आ रहे हैं तो प्लस 30% ऑफ दिस अमाउंट आप करेंगे 920 का। तो अगर आप ये आप शो कर सकते हैं तो आप यहाँ पर उनके साथ में भी आ सकते हैं। अब इसके क्या फ़ायदे हैं D7 वीज़ा के? तो D7 वीज़ा के काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो यहाँ आने के बाद आप वर्क भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर रिटायर की जैसे लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आप चाहें, जैसा कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे रेंटल इनकम या जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट शो किया था अपनी कंट्री में, यहाँ आने के बाद उसको डाइवर्ट किया। यानी कि यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने लिए घर खरीदा और या फिर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा। तो अब वहाँ से भी जब आपको अपना कार्ड रिन्यू करना है तो आप वहाँ का वहीं पर आप शो कर सकते हैं। अगर आप कम्प्लीटली मूव हो रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जो पहले वाला आपका रेंटल इनकम है या जो पहले वाला आपका इन्वेस्टमेंट है आप वो कंटिन्यू उसी का प्रूफ शो करें। इन फ्यूचर आप अपना जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो इनकम आप कंटिन्यूसली शो कर सकते हैं। और अभी के रूल के हिसाब से आपको 5 साल के अंदर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ और चेंजेस नहीं होते हैं तो इसी तरीके से आप 5 साल में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रॉपर्ली शो कर सकते हैं तो काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो सकती है। ओनली द अदर ट्रिकी पार्ट वुड बी बैंक अकाउंट खोलना। तो ये थोड़ा सा आपको एडवाइस लेकर के, कुछ कंसल्ट करके और प्रॉपर जानकारी के साथ में करना होगा। अदरवाइज़ आपका ये वीज़ा बहुत ही स्मूथ है। इसके लिए एक्सेप्टेंस है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और कंट्री भी एक्सेप्ट करती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप स्टिल एक्सप्लोर कर रहे हैं पोर्चुगल मूव होने के लिए। और आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो उसके साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।